Welcome you all. We are moving on towards a very new topic in today's class. नया कुछ सीखेंगे हम लोग और कुछ बहुत सारी अच्छी बातें जानेंगे। इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ी 1950 के बाद से। देखिए, मैंने आपको एक चैप्टर कराया था, चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस दिन इंडिया आज़ाद हुआ उस दिन इकोनॉमी का क्या हाल था। आज हमारा जो चैप्टर डिस्कस होगा दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। यानी ये वो पीरियड था जब इंडिया में रिफॉर्म नहीं आया था, लेकिन इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए थे, नई नई चीजें इंडिया अडॉप्ट करने लगी थी। और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीजों को आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के चैप्टर में, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। अब ना 1990 क्यों है, ये भी मैं आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक प्लानिंग था, इकोनॉमी का आगे बढ़ने का तरीका, काम करने का तरीका 1990 तक अलग तरीका था। 91 में इंडिया में रिफॉर्म आए थे और 91 से काम करने का तरीका बदल गया था। इसलिए इंडियन इकोनॉमी को पोस्ट इंडिपेंडेंस में दो पार्ट में बांटा जाता है। एक पोस्ट लिबरलाइजेशन जो कि 1991 का पहले का पीरियड है, प्री लिबरलाइजेशन जो कि 1991 के पहले का पीरियड है, और एक पोस्ट लिबरलाइजेशन जो 1991 के बाद का पीरियड है। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने सीखा कि 1947 के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था। चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे कि 1990 तक इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था। उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ोगे कि 1991 में ऐसा क्या हुआ जो इकोनॉमी का काम करने का तरीका बदल गया। और उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म करी है, ये हम लोग सीखेंगे। समझ में आई बात बच्चों? आज जो हमारा चैप्टर हो रहा है इस पीरियड के ऊपर में हो रहा है, यानी कि 1950 से लेके 1990 तक। 47 होना चाहिए सर, 50 क्यों बोल रहे हो? तो रफली हम लोग बोल रहे हैं कि राउंड ऑफ करने के लिए 1950 से लेके 1990 तक का पीरियड। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि इंडिया 1947 में आजाद हो गया। अब जब आप आजाद हो जाते हो तो आपके पास डिसीजंस आते हैं कि अब आप तो कॉलोनियल राज में नहीं हो, अब आपका राज खुद चलेगा। तो आपको डिसाइड करना होता है आप अपनी इकोनॉमी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो हर इकोनॉमी के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं सर? प्रॉब्लम्स है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 सवाल हर इकोनॉमी में अराइज होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 अलग अप्रोच होते हैं। आपको सॉल्व करने के लिए 3 अलग तरीके होते हैं। आप इसको अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हो। एक इकोनॉमी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट ले रही होती है, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। दूसरा इकोनॉमी होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में पूरा कमांड होता है और यहां पे एक मैकेनिज्म होता है, मार्केट मैकेनिज्म, या फिर आप इसको प्राइस मैकेनिज्म के नाम से भी पुकार सकते हो, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस जो होती हैं, किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कितना होगा, कैसे होगा और किसके लिए होगा, सब कुछ डिसाइड जो होता है मार्केट मैकेनिज्म, या बेटर वर्ड इसका मैं बोलूंगा प्राइस मैकेनिज्म, ये डिसाइड करता है। तो इंडियन इकोनॉमी के पास बेसिकली ये 2 ऑप्शंस थे। और जो ये पहला वाला जो फीचर है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसके हित में हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जो कि चाहते थे कि इंडियन इकोनॉमी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बने, जहां पे डिसीजंस जो है गवर्नमेंट ले, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट था वो काफी ज्यादा प्रेरित था रशिया से। हम रशिया को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। आजाद हिंद फौज वगैरह थी हमारी, जब सुभाष चंद्र बोस जी की, बंगाली लोग जो है यहाँ के, ये बड़ा सोशलिस्ट थॉट रखते थे और इनका रोल प्ले बहुत बड़ा था इकोनॉमी को संभालने में। तो ये चाहते थे कि भाई हमारी इकोनॉमी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बने, जहाँ पे सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के हो, और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी की दरकार है तो गवर्नमेंट ही है जो डिसीजन ले सकती है।
लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे, जो कुछ लोग ऐसे थे, नहीं भाई अब हम आज़ाद हो गए हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को चांस दीजिए, उनको जोड़िए और उनको जोड़ के जो है उनको बोलिए देश को चलाने के लिए। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय में 1950 में अकेला प्राइवेट सेक्टर पॉसिबल नहीं था उसके लिए कि इतनी बड़ी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, क्योंकि इकोनॉमी तो खत्म हुई हुई थी पूरी। ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट हमें कोलैप्स कर दिया था। तो सिवाय टाटा और बिरला के, दो नाम थे उस टाइम पे भी, टाटा और बिरला, इसके अलावा कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। आज के डेट में जैसे बोलते हैं ना अडानी अंबानी है, वैसे उस जमाने में सिर्फ टाटा और बिरला हुआ करता था, उसके अलावा कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद नहीं था। आज के डेट में तो इंडिया में भरे हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, तो बहुत सारे करोड़पति और क्या बोलते हैं सुपर करोड़पति मौजूद है यहाँ पे। लेकिन उस जमाने में सिर्फ दो ही बड़े नाम हुआ करते थे, टाटा और बिरला के। तो ये पॉसिबल नहीं था कि उनके हाथ में कमान दे दी जाए देश को रिवाइव करने के लिए। अब बात है कि सर सोशलिस्ट ही फॉलो कर लेते, तो सोशलिस्ट में इतनी बड़ी इकोनॉमी में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, देश को जोड़ जोड़ के बनाया गया था। प्रोविंसेस को, सिर्फ ब्रिटिश राज नहीं हटा था, बहुत सारी प्रोविंसेस भी जुड़ी थी। तो सबको हटा के गवर्नमेंट बोले कि हम ही डिसीजन लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं था। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में को एग्जिस्टेंस होता है दोनों फीचर का, यानी कि सोशलिज्म का और कैपिटलिज्म का। बट हमारी जो इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, उसमें ज्यादा जो पावर था उस जमाने में वो था सोशलिज्म का। गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादातर चीजें थी और कुछ ही चीजें जो थी वो आपका प्राइवेट अंडरटेकिंग्स के हाथ में मौजूद थी। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, मिक्स्ड इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई। क्या बनाई? इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है सर? ये एक ऐसा प्लान होता है जो डिसाइड करता है, जो बताता है कि ये जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से मूव करेगी। किस, एक प्लान बनाना, एक लिखा जोखा बनाना, एक आइडिया को ये करना, लेआउट करना, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में बनाई गई, और जब इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई देश में, तो बहुत सारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, कैपिटलिस्ट थे, उनको भी साथ में जोड़ा गया। साथ में जोड़ के इसको इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई। इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या है, आइए सुनते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस by the conscious decisions of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। उसका मतलब है कि इकोनॉमी को अच्छे से आप स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसका एक आप प्लान बनाओगे। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई। इकोनॉमिक प्लान के तहत एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन। क्या नाम रखा गया? प्लानिंग कमीशन। ये जो प्लानिंग कमीशन बना, इसका सेटअप हुआ 1950 में। कब हुआ ये सेटअप? 1950 में। और प्लानिंग कमीशन के जो फर्स्ट चेयरपर्सन बने, इसका जो हेड होता था उसको चेयरपर्सन कहा जाता था, या चेयरमैन भी आप बोल सकते हो, वो देश का प्रधानमंत्री होगा। तो उस जमाने में तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है हमारे देश के पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन भी बने थे। तो इनके नेतृत्व में सारी प्लानिंग बनाई गई, और इकोनॉमी में ये जो प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया कि हम 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। कितने ईयर्स प्लान्स बनाएंगे? 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। हम हर 5 साल में एक नया प्लान बनाएंगे। हम उस 5 ईयर प्लान में डिसाइड करेंगे कि आने वाले 5 साल में हम क्या नीतियों पे, क्या प्लान्स पे, क्या आइडियाज पे हम वर्क करने वाले हैं। आने वाले 5 साल में हमारा क्या मोटिव होगा, आने वाले 5 साल में हम किन चीज़ों को दूर करेंगे, किन चीज़ों को ग्रो करेंगे। ये सारी समस्याओं को देखने का हमारा जो मोटिव रहता है वो इकोनॉमिक प्लानिंग में लिखा जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो आर्किटेक्चर है, जिसको कहा जाता है प्लानिंग रेडी करने वाले व्यक्ति, उनका नाम है पीसी महल नोबिस। क्या नाम है? पीसी महल नोबिस। पीसी महल नोबिस जो है ये हमारे आपका इकोनॉमिक प्लानिंग के आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर उसको कहा जाता है कि प्लानिंग किस तरीके से बनेगी, क्या बनेगी, इन सारी बातों का लिखा जोखा, इन सारी बातों का आइडिया डेवलप करना, वो जो है एक इंसान के हाथ में होता है। वो है हमारे देश का वो हमारे देश में जो थे वो थे पीसी महल नोबिस। समझ में आई बच्चा बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये सारी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन बात है। अब मुद्दा आता है कि जो इंडिया में प्लान्स बनते हैं, क्या किस बेसिस पे बनते हैं? क्या कोई इनका गोल होता है? तो आंसर इज यस, इसके कुछ गोल्स होते हैं। इसको बोलते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो इंडिया में जितने भी 5 ईयर्स प्लान बने, सर आप बने क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आज के डेट में 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते हैं।
आज के डेट में 2015 से इंडिया में नीति बन रही है। नीति क्या है क्या नहीं है वो सारी चर्चाएं हम करेंगे। इंडिया में 2015 के बाद से प्लान्स बनना बंद हो गए। आखिरी प्लान जो सरवाइव करा है वो करा है 2012 से 2017 के बीच का। उसके बाद इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनना बंद हो गए हैं। नीति आयोग सेटअप किया गया है जो नीतियां बनाती है। अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग विजन रखा जाता है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है और वो बहुत कुछ उसमें चीजें हैं। वो बाद में कभी हम लोग जब आगे टॉपिक आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है नीति आयोग। बट अभी हम लोग जानेंगे ये जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे ये 5 ईयर प्लान्स क्या थे। तो इंडिया में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, कौन सा प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंडिया में बना वो बना 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 के लिए। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेके 1956 के लिए बना था। अच्छा, इससे पहले 1948 में एक इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पास हो गया था क्योंकि आजाद हुआ इंडिया 1947 में, तो उससे पहले फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पास हो चुका था कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम करेंगी, कौन सी इंडस्ट्री किस सेक्टर के अंडर में होगी, कौन सी इंडस्ट्री को कितनी आजादी मिलेगी, ये सब चर्चा पहले ही हो चुकी थी। बट 5 ईयर प्लान जो बना पहला हमारे देश में वो बना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। और लास्ट 5 ईयर प्लान जो बना है वो बना 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान बना 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक के लिए। ये आपका लास्ट 5 ईयर प्लान बना। उसके बाद प्लान्स बनना इंडिया में बंद हो गए हैं। तो ये जो प्लान्स हैं इनके गोल्स क्या हैं, किन बेसिस पे ये डिपेंड है? तो इनके गोल्स को हम 4 चीजों में डिवाइड करते हैं। कितने चीजों में? 4। सबसे पहला कहलाता है आपका ग्रोथ। पहला क्या है बच्चा? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है सर? ग्रोथ का आप 2 मीनिंग निकाल सकते हो। एक तो आप निकाल सकते हो लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। आपके पास जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसका स्टॉक बढ़ गया है आपके पास में। दूसरा आप ये मीनिंग निकाल सकते हो कि लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस। आपका जो सपोर्टिंग सर्विस है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब में आपका सर्विस फैसिलिटी आपकी बढ़ गई है। तो ये आपका दूसरा इसका मतलब आप निकाल सकते हो। और तीसरा भी एक मतलब है, आप निकाल सकते हो इंक्रीज इन एफिशिएंसी। आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पहले जितने लोग मिलके जो काम करते थे अब उतने ही लोग मिलके ज्यादा काम करने लगे। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना। एक बच्चा है जो दिन में पढ़ाई नहीं करता था, अगर वो पढ़ने लगे तो बोलेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि बच्चा वही है, पढ़ाई कर रहा है वो आजकल ज्यादा है। कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ता था वो 4 घंटा पढ़ रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो इसी तरीके से आप अगर वही साधन के साथ ज्यादा उत्पादन करते हो, वही रिसोर्सेज के साथ ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। समझ में आई बात? बेसिकली ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी में इंक्रीमेंट। क्या होता है इसका मतलब? इंक्रीमेंट इन जीडीपी। जीडीपी अगर आपका बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ रहा है या फिर एफिशिएंसी बढ़ रही है, सर्विसेज ज्यादा बिक रही हैं, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ग्रोथ। तो इंडिया का पहला जो गोल है अपने कोई भी प्लान का, वो क्या है बच्चा लोग? ग्रोथ। दूसरा आपका जो ये इसका गोल है दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? मॉडर्नाइज सोच करना। मॉडर्नाइजेशन 2 तरीके का हो सकता है। पहला, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। आप नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हो, आप नई नई तकनीकें ला रहे हो, नई इंपोर्ट कर रहे हो टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट कर रहे हो, पहले के मुकाबले अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। समझ में आई बात? जैसे अभी हम अपना बोर्ड हटा के स्मार्ट बोर्ड लगा लें, ये कहलाएगा मॉडर्नाइजेशन। समझ में आ रही है बात? कि आप अपने प्राचीन चीजों को छोड़ के आप थोड़ा सा अपडेशन मारिए, अपग्रेडेशन करिए, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। दूसरा है बेटा चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन सोशल आउटलुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जब आप मॉडर्नाइज होते हो। मॉडर्नाइज होने का सिर्फ मतलब नई तकनीकें इस्तेमाल करना नहीं होता है, मॉडर्न डे आउटलुक के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना। जैसे पहले जमाने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बट आज देखिए सारी लड़कियों को पढ़ाया भी जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी हमारे देश में प्रथाएं थी जिसको खत्म कर दिया गया है, आहिस्ते आहिस्ते करके मॉडर्नाइज कल्चर को फॉलो किया जा रहा है। इसे हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मॉडर्नाइजेशन। तो दूसरा एम हमारा है मॉडर्नाइजेशन। ये मॉडर्नाइजेशन का ही तहत है ना, देखा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब मॉडर्नाइजेशन है। राइट टू एजुकेशन, मॉडर्नाइज कर रहे हैं हम अपनी सोच को।
तीसरा है बेटा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, रिलायंस का मतलब क्या होता है? भरोसा। रिलायंस का मतलब क्या होता है? भरोसा। भरोसा। इंडिया का एक बहुत बड़ा समस्या ये था कि इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, इनफैक्ट आज भी है, दूसरी कंट्रीज पे। हम जब दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो हमारी बातों में, हमारे डिसीजंस में उनका इम्पैक्ट आता है। अब जैसे मोदी जी आपका ट्रम्प की बात मानते हैं, क्यों मानते हैं? कोई सोचा है ये बारे में? हमारा इम्पैक्ट है उन पे, वो लोग हमको प्रोवाइड करते हैं, हमको कुछ भी एड देते हैं, या हमारी टेक्नोलॉजी जो है पूरी अमेरिका से आ रही होती है। जो हम एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं या फिर मेटावर्स यूज कर रहे हैं, ये सब हमारा अमेरिका से चल रहा है। उसी तरीके से दूसरे देश जिस पे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे वो हम पे दबाव डाल सकता है। वैसे इंडिया अगर किसी देश को हेल्प कर रहा है तो उसके ऊपर दबाव भी डाल के रखेगा कि आप ये मत करिए, वो मत करिए। बांग्लादेश से हम बहुत सारे डिसीजंस चेंज करवा देते हैं जस्ट बिकॉज कि हम बांग्लादेश की हेल्प करते हैं। ये आपका बताता है बेटा कि ये जो है सेल्फ रिलायंस है। सेल्फ रिलायंस क्यों चाहिए हम लोग को सर? चाहिए टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। किस लिए चाहिए हम लोग को? टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। आप दूसरे देश पे डिपेंड ना रहो, इसके लिए आपको सेल्फ रिलायंस चाहिए। और दूसरा है टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। आप ये नहीं चाहते हो कि आपके किसी डिसीजन में, गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन में कोई फॉरेन अथॉरिटी का हाथ हो। तो आप नहीं चाहोगे कि कोई दूसरा देश हमें बताए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस वजह से हमारा तीसरा गोल क्या है बच्चा? सेल्फ रिलायंस। क्या है तीसरा गोल हमारा? सेल्फ रिलायंस। और चौथा गोल हमारा है इक्विटी। अब बच्चों ये समझना, इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है? इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है? इक्विटी ये कहती है, इक्वालिटी ये कहती है कि सबको बराबर दो। इक्वालिटी क्या बोलता है? सबको बराबर दो। मान लो मेरे पास अगर अभी एग्जांपल के तौर पे 6 चॉकलेट्स हैं, तो इक्वालिटी कहता है कि 6 बच्चों को इक्वल चॉकलेट बांटो। लेकिन इक्विटी ये कहता है कि मान के चलिए सबके पास 2-2 चॉकलेट है, एक दो बच्चे के पास चॉकलेट नहीं है, तो पहले उनको 2-2 चॉकलेट दे दो। ये इक्विटी कहता है। इंडिया इक्विटी के रूल को फॉलो करता है, इक्वालिटी को फॉलो नहीं करता है। इंडिया किसको फॉलो करता है? इक्विटी को। हमारे में कहावत है ना, अदल और इंसाफ। अदल और इंसाफ में यही फर्क होता है। उर्दू में टर्म है दो, अदल और इंसाफ। अदल का मतलब होता है इक्विटी, इंसाफ का मतलब होता है इक्वालिटी। समझ में आया? कि मान के चलिए कि आपके पास कोई चीज ज्यादा है तो आपको कम दिया जाएगा, जिसके पास कम है उसको दिया जाएगा। जैसे इंडिया में देखिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, इंडिया में रेशन शॉप्स चलती हैं। रेशन शॉप्स किसके लिए होती हैं सर? अक्सर उसके लिए होती है जो गरीब तबके का इंसान है, जिसके पास अनाज लेने का पैसा नहीं है, उसके लिए बनाया गया। अमीर लोग के लिए क्यों नहीं बनाया गया? देश की सरकार तो सबके लिए है भाई, उनके पास ऑलरेडी है, इसलिए उनको नहीं देके पहले उनको दिया जाता है। रिजर्वेशन इंडिया में चलता है, जो SC ST OBC है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। लोग बोलते हैं क्यों दे रहे हो रिजर्वेशन? ये इक्विटी की वजह से दिया जाता है। वो समुदाय के पास उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितना बाकी लोगों के पास है। सही है या गलत है वो एक अलग विषय का चर्चा है, मगर इक्विटी का मतलब हम आपको बताएं, इक्विटी का मतलब होता है कि जब आप चलो तो सबको लेके साथ में चलो। जो इनफैक्ट जो गरीब है उसको ज्यादा मदद करो, जो अमीर है उसको थोड़ा कम भी आप मदद करोगे तो चलेगा। ये एक कारण बनता है मेरे बच्चों, जिसकी वजह से इंडिया में आप देखोगे कि टैक्सेस अमीर लोगों से लिए जाते हैं और सब्सिडीज गरीब लोगों को दी जाती है। ये चार, इक्विटी अगर नहीं हो तो ये सारी चीजों का कॉम्प्रीहेंसिव है। ये कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब सर सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब तक आप इक्विटी अचीव नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? क्या होता है? इन चारों को याद करने के लिए एक चीट कोड बोला जाता है, जेम्स। क्या बोला जाता है? जेम्स। G for growth, E for equity, M for modernization, S for सेल्फ रिलायंस। गॉट इट? तो ये बेसिक बातें थी जो मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 के रिगार्डिंग बताया। अभी इसका हम लोग नोट्स पेन डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर किस तरीके से 1950 से लेके 1990 तक ग्रो करा। और थर्ड क्लास जो हमारी होगी उसमें हम इस चैप्टर का लास्ट का कंक्लूसिव पार्ट देखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे नोट्स जो है देख के कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।